इसमें आप क्या करेंगे तो आप यही देखेंगे कि राज्य सरकार कौन कौन से स्कीमें चलाई है, किस किस तरह से सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए किस किस तरह के उसने अपने मैकेनिज्म या तंत्र डेवलप किया है, लोगों की भागीदारी कितनी है, यानी कि राज्य या सरकार ने जो सुविधाएं दे रखी है या दे रही है उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी वो लाभार्थी कितने लोग लाभार्थी हैं, उसमें कितना कदाचार या भ्रष्टाचार है, क्या जो रियल लाभार्थी है उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो किस स्तर से कितने सरलता से मिल रहा है, किस कीमत पर मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है। ये सारे पैमाने हैं जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये ऐसा एरिया था जो हर एक साल 2 साल पर ये रिलीज किया जाता है और यहां से सवाल आपसे पूछे जाते रहेंगे। और अभी हर एक सरकारों से यही उम्मीद की जाती है कि वो गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट था। एक उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक हम लोग लेते हैं, करंट कहें, फिर उसके बाद हम लोग 1-2 क्लास के बाद थोड़ा सा आप लोग का मन ट्विस्ट हो जाएगा, मन थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ज्योग्राफी पे लौट आएंगे, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो जाएगा। तो करंट में एक और टॉपिक है जो पूछा जा सकता है। हाल ही में सितंबर को 13 सितंबर 2021 को भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम या कानून लाया गया है। इसका नाम है डैम सेफ्टी एक्ट या बांध सुरक्षा अधिनियम। ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बांध सुरक्षा अधिनियम क्यों आपको पढ़ना चाहिए? तेरह सितंबर 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा इस विधेयक को स्वीकृत किया गया और ये विधेयक कानून बन गया। ये एक ऐसा कानून है जिसमें भारत के जितने भी बांध हैं उन सबों पे निगरानी रखने के लिए, जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में लगभग 5,500 से अधिक 5,745 बड़े छोटे बांध हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, कुछ निर्माणाधीन भी है और बाकी बने हुए हैं। तो ये जो बड़े बड़े बांध हैं, बड़े छोटे बांध, इनकी निगरानी के लिए, इनके रख रखाव के लिए आप कह सकते हैं, इनकी निगरानी, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन, ऑपरेशन यानी कि इसका परिचालन, और रख रखाव यानी मेंटेनेंस। रख रखाव के लिए और इन सब को ध्यान में रखते हुए बांधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इन सबों के माध्यम से बांधों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
बांध सुरक्षा अधिनियम लाया गया है। अब बांध हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आपको पता ही है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है पूरी तरह से मानसून पे डिपेंड है। दूसरा, अगर आप देखें तो भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, अगर आप भारत के नक्शा को उठा करके देखेंगे तो भारत के मैप अगर देखेंगे तो ये सारा रीजन बाढ़ से प्रभावित एरिया है, फ्लड इफेक्टेड एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो एक तरफ हमारे यहाँ बाढ़ आता है ये सारे एरिया में, गंगा के मैदान से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक और इधर कावेरी तक, ये सब के सब फ्लड जोन रीजन है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो दूसरा हमारे यहाँ बाढ़ आता है। तीसरा, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जो सूखा प्रभावित है, जिसमें सूखा है, पेयजल का भी संकट हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे यहाँ बड़े छोटे लगभग 7,500 बांध बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं। अब उन डैम का रख रखाव करना, निगरानी करना, निरीक्षण करना, ऑपरेशन परिचालन करना, इन सबों के लिए ये अधिनियम लाया गया है, ये एक्ट लाया गया है। अब इसके लिए क्या किया गया है कि इसके लिए 2 यूनिट बनाए गए हैं या इकाई बनाए गए हैं। पहला है ये सारे काम को करने के लिए 2 यूनिट या आप कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट बनाए गए हैं। पहला यूनिट है नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, यानी कि बांध सुरक्षा समिति। नेशनल कमिटी ऑन, लिख लो, नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी, बांध सुरक्षा समिति। नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति। अब आपसे पूछा जा सकता है, ये अपने आप में ये सब सवाल है, बांध सुरक्षा समिति। तो बांध सुरक्षा समिति क्या है? तो ये वो कमिटी है, वो समिति है जो इन बड़े बड़े बांधों का समय समय पर निरीक्षण करेगा, मूल्यांकन करेगा और इनकी सुरक्षा के लिए जिस स्तर पे या जिस तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होगी वो रिकमेंड करेगा, सरकार को बताएगा। चाहे इसके मेंटेनेंस से हो या पुनर्निर्माण से हो, किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो यही वो समिति होगी जो जिम्मेवार होगी। इसके ऊपर या इसी के समकक्ष नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी कमेटी की जगह पे अथॉरिटी कर लो, एक और AUTHORITI, सेफ्टी कमेटी की जगह पे यहाँ पे अथॉरिटी यानी प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। तो ये 2 बॉडी बनाए गए हैं या ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं इस अधिनियम के अंतर्गत। बांध के सुरक्षा, उसकी निगरानी, उसके रख रखाव, उसके परिचालन से संबंधित सारी चीजें अब यही 2 बॉडी देखेंगी। उसके लिए पहला रिस्पॉन्सिबल कमेटी और उसके ऊपर प्राधिकरण, यानी कि कमेटी के सुझाव को, किसी भी तरह का कोई विवाद हो, किसी भी तरह का कोई निर्णय, अंतिम फैसला लेना हो तो ये अथॉरिटी ले सकती है।
अब इसके सदस्य कौन होंगे, इसका निर्धारण समय समय पर केंद्र की सरकारें करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये समय समय पर केंद्र की सरकारें करेंगे। ये हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि भारत विश्व में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है। चीन अमेरिका के बाद तीसरा स्थान रखता है भारत। इस मामले में, बांध के मामले में इतना ज्यादा यहां पर बांध है। तो एक सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है कि बांध के मामले में भारत में जो डैम है, लगभग 7,500 डैम है आपके छोटे बड़े मिला करके, डैम के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो 3rd रैंक है। और सबसे ज्यादा अगर बांध देखा जाए पूरे भारत में तो पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र। अब टॉप 3 स्टेट जिसके यहां बांध है, तो पहले नंबर पर है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा बांध महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे है गुजरात। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, सबसे ज्यादा भारत में बांध यहीं पर है। इन बांधों को अधिकतर बांधों को अगर देखा जाए तो बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में या मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। बहुउद्देशीय यानी कि अगर कोई बांध बनाया गया है तो सिर्फ सिंचाई के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए नहीं होता है, कई सारे उद्देश्यों के लिए होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय यानी मल्टीपर्पस। आजकल मल्टीपर्पस का जमाना है। कोई भी चीज हम लोग लेते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो मल्टीपर्पस हो। तो मल्टीपर्पस क्या होता है, अधिकतर आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि फलना डैम मल्टीपर्पस है। जैसे डीवीसी बहुउद्देशीय परियोजना है। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्या है मल्टीपर्पस परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना? तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब है बहुत सारे जिसके उद्देश्य हैं। तो हमने एक बांध बनाया, डैम बनाया, सपोज डीवीसी, तो डीवीसी को हम कहते हैं बहुउद्देशीय है। तो डीवीसी दामोदर नदी पे बना हुआ है और आपको पता ही है कि दामोदर नदी को सैरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो बंगाल में बाढ़ लाती थी। तो इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना के कई उद्देश्य होते हैं। पहला होता है बाढ़ नियंत्रण, दूसरा होता है सूखा नियंत्रण, तीसरा होता है जल विद्युत उत्पादन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए या हाइड्रो पावर प्रोडक्शन के लिए। फिर क्या होता है पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। फिर क्या होता है सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई के लिए। और काहे के लिए होगा, नेक्स्ट होगा पर्यटन होगा। हाँ, और क्या हो सकता है डैम के बनाने से? मल्टीपर्पस डैम अगर हम बनाए तो और क्या हो सकता है? ये तो जल विद्युत, वाटर, हाइड्रो पावर तो लिख दिए, हाइड्रो पावर जनरेशन। वेरी गुड। फिशिंग के लिए, मत्स्य पालन। और बताओ, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन या जल विद्युत उत्पादन।
और काहे के लिए? तो पेयजल हो गया और हो गया क्या? चलो नौकायन के लिए, बोटिंग। अब आप खुद सोचो, जितना सोचोगे। जल जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए, जल जनित बीमारी नियंत्रण, और काहे के लिए? भूमि क्षरण या मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी कटाव रोकने के लिए। यानी एक बांध कई काम, इसी को हम कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, यानी बहुउद्देशीय परियोजना। सिर्फ बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए या सूखा को के प्रभाव को कम करने के लिए या सिर्फ सिंचाई के लिए ही नहीं, बल्कि कई उद्देश्यों से किए जाते हैं। तो उसी को हम कहते हैं मल्टीपर्पज। अब सोचिए, जब आपके देश में इतने सारे बांध हों, अगर यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला दिया जाए और उससे भाग दे दिया जाए, तो देख लीजिए औसत कितना निकलता है हर एक स्टेट में। आपको पता चल जाएगा कि हर एक स्टेट में लगभग कितने बांध हैं। इसीलिए ये कानून लाया गया और इसके लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किए गए, 2 संस्था बनाई गई है, समिति और प्राधिकरण, कमिटी एंड अथॉरिटी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आपसे ऐसे ही मेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि फलना क्षेत्र में, भारत के पूर्वी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है, कारण बताइए और उसके नियंत्रण के उपाय बताइए, या भारत सरकार के द्वारा इसको नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो जैसे ही आप बात करेंगे तो आपको अब इसके बारे में भी चर्चा करना होगा कि भारत सरकार ने एक कानून लाया है, उस कानून के माध्यम से उस कानून में 2 समिति, एक समिति और एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, जो डैम को सेफ्टी के लिए, उसके निगरानी के लिए जिम्मेवार होगा। तो जब आप कारण लिखेंगे, बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय बताएंगे और सरकार के द्वारा लिए जाने वाले जब इनिशिएटिव की बात करेंगे, तो सरकार जो जो कदम उठाया है या उठाती है, तो एक कदम है डैम का निर्माण, दूसरा है तटबंध का निर्माण, तीसरा है लिंक परियोजना, नदी जोड़ परियोजना। ये सब इनिशिएटिव है जो बाढ़ के नियंत्रण के लिए किया जाता है। चौथा है पूर्वानुमान के लिए अलग अलग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 5वां है नदियों की सफाई की जाती है समय समय पर, ताकि गाद जमा ना हो, नदियों का जो तल है वो बना रहे, कैचमेंट एरिया को खाली कराया जाता है। ठीक है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राज्यीय समझौता भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय समझौता भी हुआ है चाइना के साथ, नेपाल के साथ। तो ये सारे इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा लिए गए हैं। और रिसेंट में क्या लिया गया है, तो रिसेंट में इनिशिएटिव ये लिया गया है। तो ये आपका बाढ़ के नियंत्रण का उपाय हो जाएगा। ये बाढ़, फ्लड बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जिससे भारत का एक बहुत बड़ी धनराशि हर साल मॉनसून के समय खर्च होता है कॉन्टिजेंसी फंड से, आपदा कर रहे हैं, आकस्मिक निधि से। और
देखेंगे कि आप कभी असम में बाढ़ आ गया, कभी बिहार में बाढ़ आ गया, कभी बंगाल में बाढ़ आ गया। ये सब एरिया बाढ़ से प्रभावित होते रहता है और सरकार की एक बहुत बड़ी राशि इसमें खर्च होती है। इसलिए सरकार हमेशा तनाव में रहता है। बाढ़ को आप नहीं रोक सकते हैं। भारत की जो भूमि है, जिस तरीके की भूमि है, उससे ये क्षेत्र प्रभावित होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आता है बिहार में, असम में, बंगाल में, ये सब का पानी बिहार के पानी से बाढ़ नहीं आता है और न तो असम के बारिश से बाढ़ आता है। असम में बाढ़ चाइना के ब्रह्मपुत्र नदी या सांगपो के वजह से आता है, तो बिहार में बाढ़ पूरे उत्तर भारत के गंगा से आने वाले पानी की वजह से होता है। तो इसलिए इसको रोकने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते रहे। इसी से जुड़ा हुआ एक और न्यूज है जिसको याद रख लेना। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। नेक्स्ट इसी से जुड़ा हुआ है, बाढ़ से ही और बांध से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। नेक्स्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये करंट अफेयर्स का ही टॉपिक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। केन बेतवा लिंक परियोजना। अभी हम बात किए थे कि भारत में बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए नदी जोड़ परियोजना लाया गया है कि नदियों के पानी को, जिस नदी में ज्यादा पानी होता है उस नदी के पानी को उस नदी में जोड़ दिया जाए, उस नदी की ओर मोड़ दिया जाए जिसमें पानी की राशि या पानी की मात्रा कम होती है। अब मान लो इस एरिया में पानी आ रहा है, ये गंगाटिक प्लेन है, इस एरिया में बिहार के क्षेत्र वाले में पानी की वजह से बाढ़ आता है। तो क्या किया जाए कि इसके पानी को, इसमें जो जल राशि है उसको कम कर दिया जाए। आपको पता ही है कि गंगा में जो पानी है सिर्फ गंगा का पानी नहीं है, बल्कि उत्तर से इसके जो ट्रिब्यूटरी है और दक्षिण के जो ट्रिब्यूटरी है उन सबों के जल भी इसमें जाता है। यानी कि गंगा की जो भी सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां, चंबल, केन, बेतवा, सोन, इधर घगरा, घगर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बलान, जितनी भी नदियां हैं ये सब नदियां गंगा में पानी लाती है। इधर से भी नदियां यह पानी लेकर के जाती हैं और सोचिए पूरे इस क्षेत्र का पानी और पूरे इस क्षेत्र का पानी गंगा में आ जाता है और फाइनली आकर के बिहार को डुबो देता है। एक तो बिहार का एरिया जो है ये धंसा हुआ है। क्यों धंसा हुआ है? तो आपका प्लेट का शेप ही ऐसे है, इधर उठा हुआ है और इधर धंसा हुआ है। तो स्वाभाविक है कि नदी का जल या जल का प्रवृत्ति होता है कि जिधर ढाल हो उधर ही जाए। तो इसीलिए नदी का पानी बेचारा इधर चले जाता है और दूसरी ओर ये जो क्षेत्र है, रीजन है, वो संकीर्ण है क्योंकि इधर हिमालय है और इधर आपका इंडियन प्लेट है, तो ये संकीर्ण हो जाता है, पतला हो जाता है। तो इसीलिए पानी को निकलने के लिए चौरस रास्ता नहीं मिल पाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे बाढ़ आता है। तो इसीलिए रिवर लिंक प्रोजेक्ट या नदी जोड़ परियोजना लाया गया। उसमें से सबसे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है केन बेतवा लिंक परियोजना। लिख लो फटाफट। यह परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है। केन और बेतवा दोनों ही नदी गंगा
की सहायक नहीं बल्कि यमुना की सहायक नदी है, तो स्वाभाविक है कि यमुना के जल में वृद्धि कर देती होंगी। तो लिख लो, केन और बेतवा दोनों ही यमुना की सहायक नदी है। इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के जल आधिक्य या सरप्लस वाटर को, इस परियोजना के अंतर्गत केन नदी के सरप्लस वाटर को या जल आधिक्य को बेतवा नदी में ट्रांसफर किया जाएगा या भेजा जाएगा। इसके लिए दो मुख्य बांध बनाए जाएंगे। पहला बांध बनेगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के दौधन गांव, DOUDHAN, दौधन। पहला बांध केन नदी पर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला के दौधन गांव में एक डैम बनाया जाएगा। और फिर इसके यहीं से, इसी बांध से एक कैनाल के द्वारा बेतवा नदी में पानी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी बांध के द्वारा केन नदी के पानी को ठीक है बेतवा नदी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा इस बांध के माध्यम से। केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के कटनी जिला के अहिर गावन गांव से निकलती है। केन नदी मध्य प्रदेश के कटनी जिला, कटनी एक डिस्ट्रिक्ट है, कटनी जिला के अहिर गावन गांव से निकलती है। इसी तरह से बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से ही निकलती है, रायसेन जिला से। ये जो साइट्स हैं या ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये जो प्लेस है, इसका नाम भी याद रखिएगा। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि केन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के बारखेड़ा गांव, बारखेड़ा विलेज से निकलती है बेतवा, और केन निकलती है अहिर गावन से। दोनों के दोनों मध्य प्रदेश से। नदी जोड़ परियोजना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2 स्टेट का प्रोजेक्ट है, क्योंकि केन और बेतवा दोनों ही 2 स्टेट को पार करके जमुना में मिलती है। तो कौन कौन स्टेट होगा, अब आप खुद कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्टेट है, एक है ये बारखेड़ा, BARKHEDA, बारखेड़ा, रायसेन के बारखेड़ा से, और कटनी के अहिर गावन से या अहिर गावन से निकलती है। केन बेतवा परियोजना 2 राज्यों का परियोजना है, यानी कि संयुक्त परियोजना है। किसका किसका, तो एक मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों से केन और बेतवा प्रवाहित होती है।
एक एमपी से, एक यूपी से। इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भारत की पहली रिवर लिंक प्रोजेक्ट है केन बेतवा परियोजना। ये वाजपेयी जी के समय ही लाया गया था। एक और न्यूज आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये हो गया। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो नदी जोड़ परियोजना है, इसमें इसका अधिकांश भाग, इस जो कैनाल बनेगा इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश से गुजरेगा। वो सवाल लेकिन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक और करंट न्यूज है जिसको आपको जानना चाहिए। तो अगर नदी जोड़ परियोजना एक तो बाढ़ नियंत्रण के लिए हो गया, और किस फायदे में काम आ सकता है और किसके लिए उपयोग हो सकता है, तो सिंचाई के लिए हो सकता है, पेयजल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए हो सकता है, सूखा नियंत्रण के लिए हो सकता है, पन बिजली उत्पादन के लिए हो सकता है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हो सकता है, कई पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस पर्पस से किया गया है इससे आपका पेयजल समस्या भी दूर हो जाएगा। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, आपको हम बताए हैं कि ज्योग्राफी में बात किए हैं कि भारत के कुछ ऐसे जिला हैं जो सूखा या ड्राउट डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर है, सूखा प्रभावित क्षेत्र डिक्लेयर है। अगर उन क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए, पानी की व्यवस्था कर दिया जाए, तो सोचिए भारत की कितनी समृद्धि होगी। आज झारखंड में सब कुछ है, लेकिन फिर भी पिछड़े स्टेट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। अगर यहाँ की जितनी भूमि आप देखेंगे तो वर्ष में एक ही फसल होता है, यहाँ पर सिर्फ धान की खेती। बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जो नदी के किनारे वाले एरिया हैं या जहाँ से नदी है, उन्हीं क्षेत्रों में बागवानी फसल की जाती है। नहीं तो अधिकतर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक धान की खेती की जाती है। अगर सिंचाई की सुविधा हो जाए, केनाल हो जाए, तो फिर क्या बात है। यहाँ की जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी के पानी को, स्वर्णरेखा नदी के पानी को चैनलाइज कर दिया जाए तो झारखंड के बहुत बड़ा, झारखंड का उद्धार हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि झारखंड की भूमि शुद्ध पठारी भूमि है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की भूमि है। यहाँ पे मिट्टी खोदने जाएंगे तो कुछ ही फीट के नीचे आपको प्रायद्वीपीय पठार के मूल चट्टान मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी पानी होता है वो सतह के नीचे नहीं जा पाता है और वो तुरंत प्रवाहित होकर के सागर में चले जाता है, जो भी लोकल नदियां हैं उन नदियों के माध्यम से। नहीं तो यहां भी संपन्नता आ जाए। इसी तरह से एक और टॉपिक है आप लोगों का, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी
स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। स्टैचू का मतलब क्या होता है? और इक्विलिटी का मतलब हाँ, तो समानता का मूर्ति कह सकते हैं आप, या समानता का प्रतीक। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य के प्रतिमा को या स्टैचू को कहा जाता है। संत रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य इन्हीं क्या बनाया गया मूर्ति या प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। रामानुज के बारे में जानते ही हैं, महान भक्त संत थे। इन्होंने ही भक्ति को दक्षिण से उत्तर में प्रसारित किया था 11वीं शताब्दी में। रामानुजाचार्य ने भक्ति क्या है, क्या है भक्ति? वर्शिप तो है, तो रामानुजाचार्य ने ही भक्ति को दक्षिण से उत्तर की ओर प्रसारित किया था। भक्ति ईश्वर प्राप्ति का वो सरलतम माध्यम है जिसमें ईश्वर या ईश्वर साधना का या ईश्वर के साक्षात्कार करने का वो सरल माध्यम है, जिसमें न तो ज्ञान की, न तो कर्मकांड की और न तो योग की आवश्यकता पड़ती है। भक्ति दरअसल ईश्वर के संदेशों को या सनातन धर्म के संदेशों को सरल से सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम था। ये कहा जाता है कि भक्ति का उदय इस्लाम के आगमन से या इस्लाम के डर से भारत में उदित हुआ था, लेकिन ये गलत तर्क है। दरअसल समाज का एक बहुत बड़ी आबादी जो ईश्वर के सानिध्य से महरूम था, किसी न किसी अभाव में, या समय अभाव हो या संसाधन का अभाव हो या ज्ञान का अभाव हो, चाह करके भी वो ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर पा रहा था या ईश्वर से नहीं जोड़ पा रहा था। तो इसके लिए कुछ संतों ने उन संदेशों को यानी ईश्वर के संदेशों को सरल से सरल शब्दों में जन जन तक पहुंचाने का और उससे जोड़ने का जो प्रयास किया वही कहलाया भक्ति। भक्ति वो मेथड है या वो पद्धति है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम या ईश्वर को याद करके, उसका भजन करके, उसका कीर्तन करके ही उससे साक्षात्कार किया जा सकता है। इसमें न तो कोई कर्मकांड की जरूरत है, न तो यज्ञ कराना है, न तो दान देना है, न तो तीर्थाटन करना है, न तो योग करना है, न तो सूक्ष्म विश्लेषण करना है, दिमाग पर उतना जोर डालना है। ईश्वर से अगर आपको साक्षात्कार करना है तो आप सिर्फ उनका नाम रट लीजिए, जप लीजिए, भक्ति हो गया। भक्ति में ईश्वर और भक्त इन दोनों के बीच का जो दूरी है
वो सिर्फ जप करके, याद करके ही कम किया जा सकता है। यह है यानी कि सरल माध्यम है, सिंपल वे है जो ईश्वर के साक्षात्कार कराता है। तो यही भक्त संत थे और इनका नाम रामानुजाचार्य था। और ये जो स्टैचू बना है वो हैदराबाद के, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य, तेलंगाना के एक आश्रम है, त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम। त्रिदंडी चिन्ना जीयर आश्रम, हैदराबाद, तेलंगाना। के शमशाबाद में ही ये आश्रम है, याद रखिएगा। शमशाबाद, ये जगह भी याद रखिएगा। शमशाबाद में स्थापित किया गया है रामानुजाचार्य का स्टैचू, जिसको स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है। हमने बताया भक्ति भी लाया इसलिए किया था क्योंकि समाज का एक वर्ग जो ईश्वर के प्राप्ति से महरूम था, धीरे धीरे समाज के अन्य वर्गों से दूर होता जा रहा था, तो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए भक्ति आया था, न कि इस्लाम के डर से आया था। इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। इसकी स्थापना रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में लाया गया, उद्घाटन किया गया या स्थापित किया गया। एक 1000वीं जयंती यानी कि जन्म दिवस के अवसर पर लाया गया, वर्ष 2022 में 5 फरवरी 2022 को। तो 5 फरवरी 2022 को रामानुजाचार्य के जन्म का 1000 वर्ष पूरा हुआ था। उसी वर्ष इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शमशाबाद में, हैदराबाद के तेलंगाना के हैदराबाद में त्रिदंडी चिन्ना जीयर स्वामी आश्रम में किया गया। ये इसलिए भी आपके लिए जानकारी जरूरी है क्योंकि इसकी लंबाई या ऊंचाई देखें तो लगभग 216 फीट ऊंची प्रतिमा है, 216 फीट। रामानुजाचार्य की जो स्टैचू लगा है वो 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। और यह प्रतिमा पंच धातु से बना है। 5 धातु लगा है इसमें, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। सोना, गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की एक अनोखी बात यह है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। यानी जो मूर्ति में रामानुजाचार्य को बैठा हुआ दिखाया गया है, तो बैठे हुए मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। सिटिंग पोस्चर में वर्ल्ड सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिटिंग पोस्चर, बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी
इससे पहले अगर देखा जाए तो थाईलैंड में बुद्ध की एक मूर्ति है जो इससे ऊंची है। थाईलैंड का सिटिंग पोस्चर स्टैचू बुद्ध का, वो 302 फीट ऊंचा है, लंबी है, टॉलेस्ट 302 फीट, और ये है 216 फीट। इसी तरह से भारत में एक दो और ये है स्टैचू जिसको आप जान लीजिए। एक है स्टैचू ऑफ बिलीफ, विश्वास की मूर्ति, स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसका है, कब बना है, क्यों बना है, कितनी लंबी है, ये सब कुछ आप समझ लिए, जान लिए। ये आने वाले समय में पूछा जाता रहेगा ये सब टॉपिक या ये सब क्वेश्चन, इसलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ बिलीफ। विश्वास का, ये भगवान शिव का प्रतिमा है या मूर्ति है, जो राजस्थान के नाथ द्वार में, ये गॉड शिवा का मूर्ति है जो भगवान के नाथ, राजस्थान के नाथ द्वार में स्थापित है। और ये भगवान शिव का विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे लंबी प्रतिमा है, 351 फीट, 351 फीट का नाथ द्वार में। इसको स्टैचू ऑफ बिलीफ नाम दिया गया है। एक और स्टैचू है, स्टैचू ऑफ पीस, शांति का प्रतिमा, स्टैचू ऑफ पीस, PEACE। थर्ड वन इज स्टैचू ऑफ पीस, शांति का प्रतिमा। ये जैन मुनि थे, श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज, श्री वल्लभ सूरीश्वर महाराज। श्री वल्लभ सूरीश्वर, इनका ये स्टैचू है। ये भी राजस्थान के पाली में, पाली जिला है, वहीं पे एक जैतपुर या जैतपुर नहीं, जैतपुरा, पाली डिस्ट्रिक्ट के जैतपुरा में स्थापित किया गया है स्टैचू ऑफ पीस। श्री वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज 19वीं-20वीं शताब्दी में महावीर जैन के संदेशों को, विशेष करके इनका जन्म
इनकी आयु देखा जाए तो 1870 से 1954 तक इनकी जीवन अवधि थी। तो इस दौरान इन्होंने जैन धर्म के संदेशों को जन जन तक प्रसारित किया था। 19वीं से 20वीं शताब्दी तक, 1870 से 1954 तक ये इनकी जीवन अवधि थी। और इसी दौरान इन्होंने जैन धर्म के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया था। तो 3 स्टैचू आपको जानना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू को किस नाम से जाना जाता है? इन 3 स्टैचू का नाम रिसेंट में चर्चा में है, इसको याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ। कहाँ पे है, किसकी है, क्यों चर्चा में रहा है, आपसे जरूर एक सवाल पूछे जाएंगे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग नेशनल इशू या राष्ट्रीय मुद्दा पे बात कर रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। समझ में कुछ पूछना है आप लोगों को? कोई डाउट है? एक और न्यूज आपको याद रखना चाहिए। एक स्कीम शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम है स्माइल योजना। ये आज का लास्ट होगा। स्माइल योजना, स्माइल योजना यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म है। लिख लो, स्माइल योजना। स्माइल, SMILE, शॉर्ट में इसका SMILE, स्माइल योजना। फुल फॉर्म सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, MARGINALISED, मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स, INDIVIDUALS, individuals for livelihood, LIVELIHOOD, livelihood and enterprise। ये स्कीम शुरू किया गया है। अब ये चर्चा में क्यों है, ये आपको जान लेना चाहिए। स्माइल योजना क्या है? तो ये दरअसल ऐसे वंचित लोगों को आजीविका और उद्यम उपलब्ध कराना। 2 उद्देश्य है, एक तो लाइवलीहुड यानी आजीविका, और दूसरा उद्यम यानी कि कार्य करने के लिए
छोटे छोटे इंटरप्राइज, आजीविका के साधन यानी जीवन निर्वाह करने के लिए अवसर देना और छोटे छोटे उद्यम स्थापित करना इनके लिए। किसके लिए? तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, यानी कि आप जिसको कह सकते हैं कि तीसरे वर्ग के जो सिटीजन्स हैं, न तो मेल है न तो फीमेल है, बल्कि वो सी मेल है, उनमें मेल और फीमेल दोनों का क्वालिटी है, तो उनके लिए है। और ऐसे लोगों के लिए है जो बैगरिंग का काम करते हैं, भीख मांगने का काम करते हैं। तो भारत सरकार इन लोगों को चिन्हित करके उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगी, उनके लिए छोटे छोटे उद्यम या कोई रोजगार प्रोवाइड करेगी और इसके माध्यम से उन्हें समाज के मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। ठीक है, तो स्माइल क्या है, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये 3-4 इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रखिएगा। कोई भी चीज आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा संवेदनशील तो वही है, स्माइल का फुल फॉर्म क्या है, दूसरा ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तीसरा इसके लाभार्थी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, ये पूछा जा सकता है। और कब शुरू किया गया है, तो 12 फरवरी 2022 को, 12 फरवरी 2022 को शुरू किया गया है। ये केंद्र सरकार की योजना है स्कीम। हाँ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।